Good morning class 10th. I hope all of you are very well at your home. In last lecture we have completed chapter 1. Today we are going to start the new chapter. The name of this chapter is polynomial. Okay. So first of all we will see the properties and the terms related to polynomial. So let's see. Our very first question is, what is पॉलिनोमियल? ओके, आप में से बहुत बच्चों के पास इसका आंसर होगा और जिनके पास इसका आंसर नहीं है वो ध्यान दें. एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose degrees positive integer are called polynomial. Okay. कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री पॉजिटिव नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा. ओके. एग्ज़ाम्पल के तौर पर इसे अगर हम लोग और डिफ़ाइन करते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें होती है आइए देखते हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप देखेंगे तो आपको वेरिएबल्स मिलेगा. वेरिएबल्स के साथ उसके कोफिशिएंट मिलेंगे, कुछ कांस्टेंट भी मिलेंगे एंड साथ में ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होगा, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ओके. तो हाउ कैन यू डिफाइन व्हाट इज़ पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? ओके. एग्जाम्पल के तौर पर 2x प्लस 3 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 एक्सेट्रा, दीज आर द पॉलिनोमियल्स. ओके. अगर मैंने यहाँ पर लिखा रूट एक्स प्लस 2, या अगर मैंने लिखा y प्लस 2/y, तो इस टाइप के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे. ओके. ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री रेशनल है और यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री निगेटिव हो जाएगी. ओके. आपको मालूम होगा कि एक्चुअल रूट क्या होता है. रूट कुछ और नहीं होता है बल्कि रेशनल पावर होती है. ओके. क्यूब रूट a मीन्स a टू द पावर 1/3 एक्सेट्रा. ओके. और जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा तो आप उसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2y टू द पावर -1. ओके. तो यहाँ से हम लोगों ने देखा अगर हमारी डिग्री निगेटिव या रेशनल होती है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा. ओके. तो पॉलिनोमियल होने के लिए यहाँ एक शर्त है कि जो डिग्री होगी, जो पावर होनी चाहिए वेरिएबल की, वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, केवल पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके. तो आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि किस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे. ओके. आइए आगे देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन जो उठता है वो ये कि व्हाट इज़ वेरिएबल या व्हाट आर वेरिएबल कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट. क्योंकि ये पॉलिनोमियल के पार्ट्स हैं तो यहाँ पर वेरिएबल को अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसको हम बता सकते हैं कि अननोन क्वांटिटी, अज्ञात राशि को हम अंग्रेज़ी वर्णमाला जैसे A, B, C, X, Y, Z से प्रदर्शित करते हैं और उन्हीं को हम वेरिएबल कहते हैं.
दूसरे शब्दों में इसे बोल सकते हैं वेराइड क्वांटिटी, बदलने वाली क्वांटिटी जो निरंतर बदलती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कोई कहता है कि जाइए बाज़ार से कुछ फ्रूट्स परचेस करके लाइए, तो अगर आप बाज़ार जाते हैं तो आप अगर बनाना परचेस करते हैं तो आप बोल सकते हैं मैथमेटिकल टर्म में कि आपने x डज़न बनाना जो है परचेस किया, x नंबर ऑफ बनाना। अब ये x क्या है, कुछ भी हो सकता है, 1 डज़न भी हो सकते हैं, 2 डज़न भी हो सकते हैं, 5 पीस भी हो सकता है। ओके, तो व्हाट इज़ वेरिएबल? अननोन क्वांटिटी, वेरिएबल्स। ओके, unknown quantity which is represented by English alphabets okay and English alphabets, and these alphabets are considered as variable like x, y, z, etc. Okay, और varied quantity is called variable. आई होप कि आप लोगों को वेरिएबल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्लास 9th में आप ये देख भी चुके हैं। अगर हम बात करें कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट क्या होता है? इन मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ पर कोएफिशिएंट की बात की जाए तो कोएफिशिएंट को इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं इन मल्टीप्लिकेशन। ओके, अगर यहाँ एक एग्जांपल मैं कंसिडर करूँ और आपसे पूछूँ व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, सो कोएफिशिएंट ऑफ x विल बी 2y। x के साथ कौन कौन सी वैल्यू जो है मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 भी मल्टीप्लिकेशन में एंड y भी मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 2y। ओके, लेकिन कैलकुलेशन के दौरान हम लोगों को केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब होती है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के होते हैं, इसीलिए कोफिशिएंट इन जनरल हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? केवल वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ओके, और लास्ट है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या कहलाता है? फिक्स्ड क्वांटिटी, जिसमें कोई बदलाव ना हो। ओके, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, कि तीसरा क्वेश्चन क्या उठता है? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, अब यहाँ अगर हम लोग जब टाइप की बात करेंगे तो टाइप्स जो हैं 2 बेसिस पे कंसिडर किए जा सकते हैं। एक जो है डिग्री के बेसिस पर और एक जो है टर्म्स के बेसिस पर। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन उठता है कि डिग्री को हम लोग किस तरीके से कंसीडर करेंगे। तो व्हाट इज़ डिग्री? अगेन यहाँ पर डिग्री की बात हो जाती है, तो व्हाट इज़ डिग्री? तो डिग्री इज़ नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, हाईएस्ट power of a variable in any polynomial. Okay, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ कि x+2, अगर ये कोई पॉलिनोमियल है ऑफ वेरिएबल x+2, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री जो है कि इसकी क्या होगी? तो इसकी डिग्री जो है, यानी आप वेरिएबल को कंसिडर करेंगे तो इसकी डिग्री होगी 1। ओके, इसकी डिग्री क्या होगी? 1, जिसकी वजह से ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ये कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अगर एक पॉलिनोमियल हम लोग कंसिडर करते हैं 2x² + 3x + 9, तो यहाँ पर आप देखोगे हाईएस्ट पावर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हाईएस्ट पावर क्या है? x पर 2 है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी, इसीलिए इसे क्या बुलाएंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अगर हम और आगे बढ़ते हैं x³ +
2x² प्लस 5x प्लस 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी डिग्री क्या है, 3 है, और इसीलिए हम इसे क्या बुलाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से नंबर्स ऑफ पॉलिनोमियल बढ़ते जाएंगे। अगर डिग्री 4 होगी तो हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 5 होगी तो क्विंटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से उसके नेमिंग हम करते चले जाएंगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री टर्म का वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग इसके स्टैंडर्ड फार्मूले को लिखें, जैसे इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है ax प्लस बी, स्टैंडर्ड ओके क्वाड्रेटिक का ax² प्लस bx प्लस सी, क्यूबिक का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो इन सभी केसेस में a शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, a जो है ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a ज़ीरो के बराबर होगा तो ये टर्म ही गायब हो जाएगा और फिर ये क्यूबिक के बजाय क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आया होगा कि डिग्री के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल को किस तरीके से कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अगर डिग्री 1 होगी तो लीनियर, डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक, डिग्री 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री 5 होगी तो क्विंटिक। अगर डिग्री 0 हो तब क्या, तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर ले लेते हैं 2, तो व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ 2? तो डिग्री ऑफ 2 शुड बी 0। ओके, तो इसे हम, अगर डिग्री 0 होगी तो हम इसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट या ज़ीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर x होता और x पर पावर 0 होती, क्योंकि हम जब भी डिग्री की बात करते तो हम केवल और केवल वेरिएबल के पावर की बात करते। तो यहाँ अगर कोई वेरिएबल x होता और अगर उस पर डिग्री 0 होती तो उसका मतलब एक्चुअल क्या होता, 2 × 1, क्योंकि किसी भी वैल्यू पर अगर पावर 0 है तो उसका मतलब 1 होता, तो फाइनली आपको वो कांस्टेंट ही मिलता। ओके, तो इसीलिए जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनकी डिग्री हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कंसीडर किया। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स आप लोगों को मालूम होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं कैटेगराइज्ड होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अकॉर्डिंग टू देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। ओके, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म होगा तो उसे आप मोनोमियल बुलाएंगे, अगर 2 टर्म होगा तो उसे आप बाइनोमियल बुलाएंगे, अगर 3 टर्म होगा तो उसे आप ट्राइनोमियल बुलाएंगे। ओके, तो आई होप कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री पॉजिटिव इंटीजर्स हो। ओके, उसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर डिग्री रेशनल यानी शर्ड में हो, रूट में हो, या डिग्री निगेटिव हो उस वेरिएबल में, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कंसीडर किया जाएगा। दूसरा हम लोगों ने देखा कि उस पॉलिनोमियल में जो टर्म्स आते हैं जैसे वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट एक्सेट्रा, तो वो क्या क्या जो है कि चीज़ें होती हैं। तो वेरिएबल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि अननोन क्वांटिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फ़ाबेट्स एंड दीज अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड वेरिएबल। ओके, और कांस्टेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि फिक्स क्वांटिटी जिसे बदला ना जा सके, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज आर कांस्टेंट। एंड कोफिशिएंट के बारे में मैंने बताया आपको। और तीसरा पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोगों ने डिफ़ाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you should know about the degree. What is degree? Highest power of a variable in any polynomial. किसी भी पॉलिनोमियल में उसके किसी वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर x+2, तो इस पे x वेरिएबल है, इस पे डिग्री 1 है, इसीलिए लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ 2x² प्लस 3x प्लस 9, इस पर हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर 3 है, इसीलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर कुछ नहीं था, कांस्टेंट था, इसीलिए हमने मान लिया कि x अगर होगा x यहाँ पर तो उस पर पावर 0 होगी, जिसकी वजह से वो 1 हो गया होगा, इसीलिए इसकी डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल या 0 पॉलिनोमियल।
और एक चीज़ ध्यान रखना है हम लोगों को कि जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं या ये जो भी है हमारे पॉलिनोमियल्स, तो उसमें जो पहले टर्म का कोफिशिएंट है वो कभी ज़ीरो नहीं होगा। अगर वो ज़ीरो होगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या लीनियर नहीं रह जाएगा। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन उठ रहा है कि ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होंगे। ओके, तो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए मैं आपको दोबारा से याद दिला देता हूँ। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पॉलिनोमियल को मैं एब्रीविएट कर रहा हूँ px से, एंड ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, ऑफ द वेरिएबल x। अगर यहाँ एक एग्ज़ाम्पल कंसिडर किया जाए, मान लेते हैं वो पॉलिनोमियल हमारा px है जो x² -4, और यहाँ पर भी मैं सेम पॉलिनोमियल को कंसिडर कर लेता हूँ x² -4। ओके, अगर हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पता करते हैं एट x = 1 पर, अगर आप x की जगह 1 पुट करते हैं तो p1 = 1 का स्क्वायर -4, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा -3। सो व्हाट इज़ -3? -3 इज़ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 1। ओके, बात समझ में आ रही है कि -3 जो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगा जब हम x बराबर 1 रखेंगे। अगर मान लीजिए एट x = 2, अगर यहाँ हम लोग 2 रखते हैं तो p2, तो 2 का स्क्वायर -4, तो ये हमें 4 - 4 0 देगा। अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपका 0 आता है तो जो आपने वैल्यू कंसिडर की होगी एट x = 2, वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल बन जाएगा। ओके, तो यहाँ ये जो 2 है वो आपका क्या बन गया? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो ध्यान से दीजिए, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा कि अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपका 0 आता है तो एट x = एनी वैल्यू दैट बिकम्स ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अगर 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आती है तो वो जस्ट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगा एट x = एनी वैल्यू। और जब आपने x की जगह ऐसी कोई वैल्यू पुट की है जिससे रिज़ल्ट आपका कम्प्लीटली 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपका 0 आ रहा है, तो वो 2 जो है यानी x की जो वैल्यू है वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कही जाएगी। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ रहा होगा। अगर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस टाइप के पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। ओके, तो अगर हम बात करें तो ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री, तो ax + bx की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ ax + bx जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का। ओके, तो अगर हम इसको इक्वेट करते हैं 0 के, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? -b/a, -b/a। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में जब डिग्री हमारी 1 होगी तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी, अगर हम उसे किसी लैटिन सिंबल से दिखाते हैं जैसे अल्फ़ा, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी क्या होंगे? 1 होंगे। ओके, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होंगे? 1 होंगे। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हैं कि 1 होंगे। ओके, तो डिग्री डिसाइड करेगी कि किस पॉलिनोमियल में कितने ज़ीरोज़ हैं। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करता हूँ ax² + bx + c, जहाँ a कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है, तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप लोगों को मालूम है कि क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री हमारे 2 होंगे, जिसके वजह से नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी कितने फाइंड होंगे? 2 हो जाएंगे। ओके, जैसे अल्फ़ा एंड बीटा, यहाँ पर केवल अल्फ़ा, ये जो है कि ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट करने के सिंबल्स हैं जो आगे हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे। ओके, ऐसे ही अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ax³ + bx² + cx + d, वेयर a शुड नॉट इक्वल टू 0, a जो है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए,
तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है भाई? 3 है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे आपके 3। ओके, 3 अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो ये 3 ज़ीरोज़ आएंगे, ये कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है। ओके, तो इन्हीं ज़ीरोज़ को हमें फाइंड करना है ग्राफिकली कि किस तरीके से ग्राफ पे जो है कि ये ज़ीरोज़ हमें देंगे। तो यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट जो है कि 2 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, एक तो लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल क्लास 9th में आपने किया हुआ है कि वो हमेशा हमें ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन देता है। ओके, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में जो ज़ीरोज़ आते हैं वो यूनिक होते हैं, यानी एक ही ज़ीरो आता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं कोई क्वेश्चन पुटअप करता हूँ। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल px इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3, px इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3। ओके, क्योंकि ग्राफ पे जब हम लोगों को किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना होता है तो हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स। तो हम इस px को और क्या मान सकते हैं? y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3। ओके, जब हमने y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 इसको कंसिडर किया, y इज़ इक्वल टू px, सो y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ से आप कोऑर्डिनेट्स काफ़ी आसानी से पता कर सकते हैं। तो हम इसे जो है कि x और y के टर्म में लिख लेते। किसी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैक्सिमम 3 कोऑर्डिनेट सफिशिएंट। वैसे तो स्ट्रेट लाइन 2 कोऑर्डिनेट में भी बन जाएगी, क्योंकि 2 पॉइंट सफिशिएंट है किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, लेकिन आप और ज़्यादा उसमें क्लियर और है ना, कम से कम 3 कोऑर्डिनेट आप पता करो। तो यहाँ रखते हैं, अगर यहाँ x की जगह हमने 0 रखा तो y हमें क्या मिलेगा? 3। ओके, x की जगह अगर हमने 1 रखा तो y क्या मिलेगा हमें? y मिलेगा 5। ओके, x की जगह अगर हमने -1 रखा तो y हमें क्या मिलेगा? y मिलेगा 1। ओके, तो यहाँ 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या मिले? 0, 3, 1, 5 एंड -1, 1। अब आप इससे जो है कि ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। तो हम देखते हैं नेगेटिव में -1 गया है, बाकी पॉजिटिव में मैक्सिमम 5 तक गया है, तो इसीलिए नेगेटिव में ज़्यादा पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो पहला कोऑर्डिनेट 0, 3। तो 0, 3 हम लोग देखते हैं कहाँ पर आ रहा है। तो 0, 3। ओके, 0, 3। फिर उसके बाद 1, 5। तो 1, 5 हमारा यहाँ पर आएगा, 1, 5 और फिर -1, 1। ओके, तो -1, 1 हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो -1, 1। ओके, तो जब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इससे, तो हम देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट कर रहा है। ओके, तो जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा होगा वही हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। जैसे इसका अगर हम लोग ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पता करते हैं, तो जैसे मान लीजिए दिया हुआ है px इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3। ओके, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू हम लोग पुट करें? तो हम अगर ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं तो हम px को 0 मान लेंगे। सो 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। सो x इज़ इक्वल टू 3/2 यानी 1.5। ओके, तो अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 1.5 से होकर गुजरेगा समथिंग। ओके, सॉरी -1.5। ओके, -1.5, तो इसके 0। तो यहाँ से आपने क्या ध्यान दिया और क्या सीखा? कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन जो है कि ग्राफ पे कंसीडर करेगा और वो एक्स एक्सिस को यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, एक ही पॉइंट पर। ओके, और वही पॉइंट हमारा ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। जैसे ये स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है -1.5, या आप बोल सकते हैं -3/2।
-3/2। ओके, तो -3/2। तो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इसे करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन है फाइंड द ज़ीरो ऑफ px इज इक्वल टू 3x -6। ओके, 3x -6। तो आपने क्या करना है, इसको y से कंपेयर कर लेना है, कोऑर्डिनेट्स पता कर लेना है। ग्राफिकली फाइंड द ज़ीरो ऑफ px ऑफ पॉलिनोमियल px बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, ग्राफिकल मेथड। तो आप इसके जो है कि ज़ीरोस पता करेंगे। ओके, आइए अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। ओके, तो हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो लीनियर पॉलिनोमियल आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, और इसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी वजह से इसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो भी 2 होंगे अल्फ़ा एंड बीटा के टर्म में। ओके, तो इसका मतलब जब 2 ज़ीरोज़ हैं, x की 2 वैल्यूज़ हैं, तो अगर हम कोई ग्राफ कंसीडर करते हैं तो वो लाइन जो है, चूँकि इसमें आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, इसमें आपको कैसी लाइन मिलेगी, यू शेप लाइन मिलेगी, कर्व्ड लाइन। ओके, कर्व्ड लाइन कैसी, यू शेप लाइन, जिससे हम पैराबोला भी बोलते हैं, पैराबोला है ना, पैराबोला, यू शेप लाइन। ये यू शेप जो है कि अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो अब ध्यान से बात समझिएगा, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हम कंसिडर करते हैं और वो इस तरीके से होकर गुजरता है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है कि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर हम इसे अल्फ़ा और बीटा माने तो एक्स एक्सिस को ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो ज़ीरो होंगे वो 2 ज़ीरोज़ होंगे, और यहाँ पर a की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होगी। ओके, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अगर मान लीजिए दूसरा केस कि किसी पॉलिनोमियल को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि उसका जो वर्टेक्स है केवल वो टच करता हुआ जाए, केवल वो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है कि ज़ीरोज़ तो 2 ही होंगे, लेकिन वो जो ज़ीरोज़ होंगे अल्फ़ा एंड बीटा वो आपस में इक्वल होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। ओके, अगर वो कर्व लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो एक्स एक्सिस को, तो उस केस में अल्फ़ा और बीटा हमारे सेम होंगे। ओके, जिसे हम कोइंसिडेंट भी बोल सकते हैं, कोइंसिडेंट या कोइंसाइड पॉइंट्स। ओके, अगर एक केस ऐसा होता है जिसमें वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करता हो, तो इस केस में क्या होगा, नो ज़ीरोज़ होंगे। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ 3 केसेस देखे। केस 1 हम लोगों ने क्या देखा, केस 1 देखा कि अगर कोई कर्व लाइन किसी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 होंगे।
अगर वो सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी उस कर्व लाइन का, उस पैराबोला का केवल वर्टेक्स उसको टच कर रहा है, तो वहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं कि 1 होंगे। चूँकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं तो x के 2 ज़ीरोज़ ही आएंगे, लेकिन वो दोनों आपस में बराबर होंगे। ओके, और एक ही पॉइंट पर लाई। अगर वो पैराबोला इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इस केस में आपके जो ज़ीरोज़ होंगे यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो ये 3 केसेस हैं जिनको हम लोगों को देखना है। चूँकि आपके बुक में केवल जो है ग्राफ देखकर आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताना है, यानी ये क्वेश्चन नहीं दिया गया है कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ग्राफ का कंस्ट्रक्शन कीजिए। ओके, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप सीखें, क्योंकि सीखना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। ओके, तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। x² माइनस 3x प्लस 4। ओके, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। x² माइनस 3x प्लस 4। सबसे पहले आप इसे जो है कि ज़ीरोज़ पता करेंगे, यानी इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। इसका जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पता चल जाएंगे। तो प्रोडक्ट हमारा 4 आ रहा है, तो 4 1 जा 4 ऐड होकर आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, x² माइनस 3x प्लस 4 दिया हुआ है। ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर +4 नहीं होगा, ये -4 होगा। ओके, तो अगर ये पॉलिनोमियल दिया है x² माइनस 3x माइनस 4, तो इसका फैक्टराइज कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट होकर आएगा। सो x² माइनस, तो 4 1 जा 4 एंड 4 में से 1 जाएगा 3 -4। ओके, सो x² माइनस 4x प्लस x माइनस 4। तो यहाँ से आप देखेंगे कि x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 4। सो 2 लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ से हमें मिल गए, x माइनस 4 एंड x प्लस 1। तो यहाँ से 2 ज़ीरोज़ हमारे पास आ गए। अगर हम इसको इक्वेट करते हैं ज़ीरो से, तो x के 2 ज़ीरोज़ आ गए, 4 एंड -1। ओके, 4 एंड -1। इसका मतलब कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस पर एक जगह से 4 को इंटरसेक्ट करेगा और एक जगह -1 को इंटरसेक्ट करेगा। ओके, अगर हम इसको y = 0 मान लेते हैं तब ऐसा हो रहा है। अगर हमने यहाँ पे px तो y = 0 हमने माना, तो x की ये 2 वैल्यूज़ आ गई। तो कोऑर्डिनेट्स हमें क्या क्या मिल गए? कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए 4, 0 एंड -1, 0। ओके, लेकिन इन 2 कोऑर्डिनेट से काम नहीं चलेगा। जब आपको जो है कि ड्रॉ करना हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पैराबोला, तो आपको पैराबोला ड्रॉ करने के लिए कुछ और भी वर्टिसेस चाहिए और भी कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और साथ ही साथ आपको वर्टेक्स भी मालूम होना चाहिए। ओके, तो वर्टेक्स किस तरीके से निकाला जाएगा, तो आइए समझते हैं। वर्टेक्स निकालने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। जैसे अगर आपको वर्टेक्स पता करना हो तो आपको पता करना पड़ेगा -b/2a एंड -d/4a। ओके, यही कोऑर्डिनेट हैं वर्टेक्स का। अब यहाँ -b/2a तो समझ में आता है कि हाँ भाई, यहाँ b एंड a जो है इसके कोफिशिएंट्स हैं। अगर आप इसे कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c से, तो आपको a और b समझ में आता है। ओके, लेकिन ये d क्या है, तो d के बारे में हम लोग चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे जब चैप्टर 4 आएगा, लेकिन लिटिल बिट मैं आपको समझा देता हूँ। d होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, और d बराबर होता है b² - 4ac के। ओके, तो ये बस फ़िलहाल आप याद कर लो कि d = b² - 4ac। ओके, तो आपने क्या करना है, उस
यू शेप कर्व लाइन का वर्टेक्स पता करना है, वर्टेक्स। ओके, लास्ट पॉइंट जिसे हम बोलते हैं। तो इस पैराबोला का वर्टेक्स पता करने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, -b/2a एंड -d/4a। तो सबसे पहले b² -4ac हम पता कर लेते हैं, यानी d पता कर लेते हैं। तो b अगर आप कंपेयर करेंगे तो b क्या है, -3 का स्क्वायर -4, a क्या है आपका 1 है एंड c क्या है -4 है। ओके, तो -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 16, तो आपका d क्या आ गया 25। तो ये वर्टेक्स क्या आ जाएगा, वर्टेक्स आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में -3/2 × 1 और -25/4 × 1। तो आपका वर्टेक्स आ गया 3/2 एंड -25/4। ओके, 3/2 एंड -25/4। और साथ ही साथ आपको कुछ और भी पॉइंट्स चाहिए होंगे इसको ड्रॉ करने के लिए। तो 3 सेक्शन में हम इस क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, पहला सेक्शन कि आप ज़ीरोज़ पता कर लेंगे, पहला सेक्शन या पहला स्टेप 1 में आप जो है कि ज़ीरोज़ पता करेंगे और उस ज़ीरोज़ से आप कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे जो एक्स एक्सिस पे होंगे। दूसरा जो स्टेप है उसमें आप वर्टेक्स पता करेंगे, वर्टेक्स यानी -b/2a एंड -d/4a। अब तीसरे जो सेक्शन में है उसमें आप कुछ और नंबर ऑफ़ कोऑर्डिनेट पता करेंगे। जैसे कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेट करना पड़ेगा एक्स और वाई के टर्म में। ओके, अगर हम मान लीजिए px को हमने y मान लिया, y स्टेप 3 की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेप 3। अगर px हमारा y = px है, इसका मतलब y = x² -3x -4 होगा। तो सेम कंडीशन x और y, इसके 2-3 कोऑर्डिनेट्स पता कर लेते हैं। अगर यहाँ हम 0 रखते हैं, x की जगह 0 रखते हैं तो y हमारा आएगा -4। अगर हम 1 रखते हैं, ओके 1 रखते हैं तो आपका आ जाएगा 1 -3 -4 तो -7 एंड 1 -6। अगर -1 रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। ओके, तो 1 एंड 3 4, तो ये वापस से आप देख रहे हैं 0 आ जाएगा। ओके, क्योंकि -1 -3 3 हो जाएगा एंड 3 1 4 एंड 4 -4 0। तो ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ओके, अब आइए इसको कंस्ट्रक्ट, इसका जो है कि ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0, -4, 1, -6 एंड -1, 0। ओके, अभी बारी आती है लास्ट स्टेप की। लास्ट स्टेप क्या है बच्चों, लास्ट स्टेप है ग्राफ को कंसीडर करना। तो आप ग्राफ में ध्यान देंगे कि एक्चुअल पॉजिटिव और निगेटिव, यानी एक्स एक्सिस की अगर बात करें तो एक्स में मैक्सिमम आपका जो है कि 4 जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में एंड -1 आ रहा है निगेटिव डायरेक्शन में। अगर यहाँ मैं 3/2 की बात करूँ तो इसका मतलब 1.5 होता है। अगर इसे डेसिमल में बात की जाए तो 1.5, और 25/4 का मतलब होता है -6। तो 4 छक्का 24, 1 बचा, डेसिमल लगा है 0 तो 10, 4 दूनी 8, 4 5 -6.25। ओके, अगर हम y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस पे मैक्सिमम हम देखेंगे कोऑर्डिनेट्स को, तो 0 0 -6 0 -4 -6.25। तो हमें निगेटिव में जाना होगा। तो ये देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ग्राफ आपने कैसा कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए करते हैं। तो प्लस में हमें मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है। तो कुछ ऐसे लंबा हम लोग बना लेते हैं। ओके, सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, क्योंकि -6.25 भी अपने पास है। चलिए सारे कोऑर्डिनेट्स को अब रखते हैं। सबसे पहले 4, 0, तो 4, 0 आपका आएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद -1, 0 आपका आएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद ये 1.5, तो 1.5 आपका आ रहा है यहाँ, और 6.25, तो 1.5 एंड 6.25 समथिंग यहाँ पर आएगा। यानी ये जो है
आपका वर्टेक्स होगा। ये क्या है? वर्टेक्स होगा, यानी 3/2 एंड -25/4 ये आपका वर्टेक्स होगा, यानी यहाँ पर ऐसे यू शेप बनेगा। बीच के कोऑर्डिनेट्स को भी देख लेते हैं, 0, -4, तो 0, -4 यानी ये यहाँ से गुजरेगा, एंड 1, 6, 1, -6, ओके, तो 1, -6, तो यहाँ से ऐसे जो है कि कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, -1, 0, तो -1, 0, तो -1, 0 ऑलरेडी हम लोगों का। आगे के और भी कुछ हमें लेने चाहिए थे, खैर, तो ऐसे हम लोगों ने ये पैराबोला बना देना है। ओके, तो ये इस तरीके से पैराबोला आपका बन जाएगा। चूँकि ये वर्टेक्स है तो ये इसी जगह से घूम जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अगर हमें पैराबोला ग्राफ बनाना हो तो किन किन पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना होगा। ओके, पहला स्टेप आप ज़ीरोस पता करेंगे। उस ज़ीरोस से आपको दो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने y = 0 माना है, तभी x की वैल्यू 4 एंड -1 आई है। दूसरा स्टेप, आप उस पैराबोला का वर्टेक्स यानी एकदम अंतिम छोर पता करेंगे, जो पता करने के लिए आपको -b/2a एंड -d/4a को ध्यान देना होगा। ओके, तो इससे आपको, और बाकी तीसरे स्टेप में आप चाहें तो कुछ और भी कोऑर्डिनेट्स पता कर लें। अगर नहीं पता करते तो आप ऐसे ही अंदाज से एक कर्व लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कुछ पता कर लेंगे तो वो कर्व लाइन और ज़्यादा जो है स्मूथ होगी। ओके, जैसे मैंने केवल 3 ही पता किए, मुझे और भी पता करने चाहिए थे कि इस साइड में भी कुछ हमें मिल जाते। तो आई होप, और चौथा स्टेप कि आपने जो है कि ड्रॉ कर देना है कर्व। ओके, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम लोगों को ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। क्योंकि इसका क्वेश्चन दिया नहीं है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, फिर भी मैंने आपके नॉलेज के लिए ये बता दिया कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। और इस पे मैं एक क्वेश्चन भी आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 8x + 16। ओके, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि आपने कितने स्टेप्स यूज़ करना है। 4 स्टेप में इसे करना है। पहले स्टेप में आप ज़ीरोस पता करेंगे, यानी अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ इसके पता कर लें, अल्फ़ा बीटा क्या आएंगे। दूसरी स्टेप में आप y से इक्वेट कर लें इसे ऐसे, एंड इसके कुछ और कोऑर्डिनेट्स पता कर लें। ओके, तीसरे स्टेप में आप इसका वर्टेक्स पता कर लें, वर्टेक्स यानी -b/2a, -d/4a, जहाँ d बराबर होता है b² - 4ac। और चौथे स्टेप में आप जो है कि उस ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, ग्राफ पेपर पर, और ये सारा कर कर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। ओके, इसका सॉल्यूशन ख़ास तौर पे 10th E एंड 10th F। बाकी आप अपने सब्जेक्ट टीचर को भी अगर भेजना चाहें, जैसे 10th A, 10th B, 10th C एंड 10th D, तो वो भेज सकते हैं। ओके, आई होप कि आज आप लोगों ने कुछ नया सीखा। आइए एक्सरसाइज 2.1 को हम लोग कर कर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 2.1। आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ओपन कर लें, क्योंकि इसमें ग्राफ बना हुआ है, तो आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, द ग्राफ ऑफ y = px are given below. Okay, for some polynomial px, find the number of zeros of px। तो आपको नंबर ऑफ ज़ीरोस पता करना है। तो जो पहला ग्राफ बना हुआ है वो कुछ इस तरीके का ग्राफ है। यहाँ x डैश x, y डैश, और ये ओरिजिन है। ओके, तो इस पे एक स्ट्रेट लाइन बनाई गई है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ आप ज़ीरोस की बात करेंगे तो यहाँ पे आप ज़ीरोस क्या लिखेंगे? नो ज़ीरोस। ओके, नंबर ऑफ ज़ीरोस
नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे यहाँ पे? नो, कोई ज़ीरोज़ नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अगर ऐसे ही अगर सेकंड पार्ट को हम लोग ध्यान दें, ओके, ध्यान से समझिएगा आप, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं ग्राफ बना हुआ है। तो यहाँ एक ग्राफ कुछ ऐसे बना हुआ है। आपको केवल क्या ध्यान देना है, जब भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की बात की जाए तो आपको ध्यान देना है कि एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहे हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की तो केवल 1 होगा, 1 होगा। ओके, 1 ज़ीरो यहाँ पर होगा, 1 ज़ीरो ऑफ पी एक्स। ओके, अगर इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला है। नेक्स्ट वाले में कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाया गया है। तो यहाँ जब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की तो आप देखें ये 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ अगर आपसे पूछा जाए ग्राफ दिखाकर तो आप कितने बोलेंगे? 3 ज़ीरोज़। ओके, 3 ज़ीरोज़। यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 3 ज़ीरोज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट ग्राफ की तो नेक्स्ट ग्राफ में x डैश y डैश, तो यहाँ कुछ इस तरीके से एक पैराबोला बना है। ओके, और ये पैराबोला 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे भाई? 2 ज़ीरोज़ होंगे। ओके, 2 ज़ीरोज़। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको केवल एक्स एक्सिस पर ध्यान देना है कि वो कर्व लाइन जो है कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, वही डिसाइड करेगा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। ओके, इसी तरीके से बाकी के 2 पॉइंट्स भी हम लोग देख लेते हैं। 5वां वाला पार्ट, कुछ ऐसा ग्राफ बना हुआ है, आप देख सकते हैं आपकी बुक में। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक्स एक्सिस को 4 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, इसीलिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे भाई? 4 ज़ीरोज़। ओके, 4 ज़ीरोज़ होंगे। आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे, 4 ज़ीरोज़। ओके, इसी तरीके से लास्ट वन है। लास्ट वन में हम देख सकते हैं कि ये 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3 होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट वाला छठा जो ग्राफ दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है। इस ग्राफ में आप अगर ध्यान दें तो कुछ ऐसे इस ग्राफ को बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की हम लोग बात करें बच्चों, तो यहाँ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आप देख सकते हो 1, 2 एंड 3। ओके, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 3 ज़ीरोज़। तो आई होप कि ग्राफ देखकर आप लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपके कितने होंगे। ओके, अब मुझे उम्मीद है कि आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और कुछ नई चीज़ें जानने को मिली। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, और अगली वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। ओके।